हाल तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री और हम लोग पढ़ रहे थे चोलास के बारे में। और चोलास के काफ़ी लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इवन की मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स भी हम लोग काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आखिरी वीडियो है किसका, चोला एम्पायर का। और बाकी की वीडियो मैं चैनल की प्ले लिस्ट में डाल दी है, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं ना। वो बाकी ये मेडिवल हुई और मॉडर्न हुई और एंशिएंट हुई, वो चैनल की प्लेलिस्ट में डल चुकी हैं। जाइए और विजिट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज के हम लोग चैप्टर में हम पढ़ेंगे चोलक की सोसाइटी यानी कि समाज वगैरह कैसी थी। तो उस समय पर सती, देवदासी और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, यानी कि बहुत ज़्यादा चलता था। तो इनके बारे में डिटेल से बातें करते हैं। तो सती प्रथा के अंदर होता ये है कि एक जब पति पत्नी होते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो अगर हस्बैंड की कैसे भी करके मौत हो जाती है, तो उसकी इच्छा से या फिर बहुत बार ऐसा होता था बिना इच्छा से उसको उसकी अपनी पत्नी की चिता में फेंक दिया जाता था या फिर अपनी मर्जी से वो चली जाती थी। तो ये होती थी हमारी सती प्रथा, इवन की मॉडर्न टाइम तक चली थी। जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे और अंग्रेज थे, उन्होंने मिलकर इस सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था और तब जाके थोड़ी कम हुई है। दूसरी थी देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा के बारे में बात करें, और हाँ एक चीज़ और कि औरंगजेब ने भी सती को बंद करवाया था। और दूसरी बात ये थी, देवदासी के बारे में बात करेंगे। देवदासी प्रथा ऐसी सिस्टम सीन चलता था कि जो लड़कियां होती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था लोग अपनी लड़कियों को मंदिर को दान कर देते थे। तो अब इसके बाद उन्हें या फिर देवताओं से या फिर मंदिर के पुजारी शादी करवा देते, तो उन्हें भगवान जीवन भर मंदिर की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान के लिए नाचना गाना सीखना पड़ता था, भजन वगैरह सीखने पड़ते थे। तो वही सब था। और इवन की बात करें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हैरेसमेंट वाले केस भी हो जाते थे। तो काफ़ी बुरी प्रथाएँ थी। इवन कि महाराष्ट्र साइड तो या फिर साउथ इंडिया साइड में तो मैंने काफ़ी बार शायद मैंने केस सुने थे। तो लेक्चर लेक्चर लिए थे मैंने करंट अफेयर के, तब शायद मैंने वहीं कहीं सुना था कि हाँ, ऐसा सीन था पहले के समय पर। करंट अफेयर के लेक्चर लिए थे मैंने जब, तब हाँ, मैंने सुना था इनके बारे में। और कास्ट सिस्टम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जाति प्रथा कैसे हम लोग जातियों के बीच में भेदभाव करते हैं, तो ये सबको पता है। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिली थी उस जगह पे चोला एम्पायर के अंदर। और जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने संस्कृताइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी चोला एम्पायर के अंदर में। तो क्या था संस्कृताइजेशन? तो बेसिकली ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगे थे लोअर कास्ट के लोग, जिससे कि ये सिमिलर दिखने लगे किससे, अपर कास्ट से, यानी कि बराबरी करने की कोशिश करते थे। भई हर आदमी चाहता है कि उसे अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उसके अच्छे तरीके से बिहेव किया जाए। तो ऐसे ही ये लोग भी कर रहे थे। और ये पिक्चर है देवदासियों की। बेचारी परेशान है काफ़ी ज़्यादा। अरे यार! जी क्या आ गया? और अब हम लोग बात करेंगे कैसे-कैसे कास्ट के बीच में कैसे-कैसे डिवीज़न था, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कास्ट थी वो पेशे यानी कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइडेड थीं। सबसे ऊपर आते थे हमारे कौन? वलंगई कास्ट के लोग आते थे। इन्हें राइट हैंडेड सेक्शन भी बोला जाता था, यानी कि सबसे ऊँचे कास्ट के लोग होते थे। और ये का एग्रीकल्चर काम करते थे, कैसी आधारित वाली जातियाँ थीं। और दूसरे थे हमारे कौन? अब हम लोगों ने क्षत्रिय और ब्राह्मण को अलग कर दिया, तो उनके नीचे थे ये। और हम लोग बात करें, दूसरे हैं कौन? इदई ईदनगई। तो ये इनसे, जो पहले हमने बात की थी राइट हैंडेड सेक्शन था, तो ये उनसे थोड़े छोटे थे। इन्हें लेफ्ट हैंडेड सेक्शन बोला जाता था और ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, जैसे कि मेटल वर्कर, वीवर हुए, तो इनके काम करते थे। और तीसरे हुए और सबसे लोअर कास्ट माना जाता था इनके समाज में, वो थे पुलियास। तो पुलिया को क्या माना जाता था? ब्राह्मण और विल्या कास्ट ने इन्हें सबसे बेकार माना था, यानी कि सबसे मतलब छोटा मानते थे इन्हें। और इन्हें मतलब ज़्यादा बार यही देखने को मिलता था, गाँव के बाहर का एक छोटा-सा इलाका दे देते थे, वहाँ ये लोग अपनी बस्तियाँ बनाते थे। और इन्हें जो गाँव का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया जाता, मतलब इन्हें करने ही नहीं देते थे। तो जैसे कि आप लोगों ने, मैंने शायद पुरानी मूवी देखी थी इवन की, उसमें लोग क्या कहते हैं, बहुत बुरी स्थिति थी पहले के समय पर। ढोलक बजा-बजा के जाना पड़ता था, और या फिर लकड़ी का एक वो होता, डंडा होता था, उसे उन ढोल पीटते-पीटते जाना पड़ता था कि भैया हम गाँव में आ गए हैं, कोई हमें देखे ना, अपनी आँखें बंद कर लो। तो ये सीन चलता था, इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे केवल साउथ इंडिया के अंदर ऐसा सीन चलता था। जो गरीब लोग थे उनके साथ इतना गंदा बिहेव किया जाता था। इवन कि नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हर्षवर्धन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे या फिर लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, तो ये सब सीन देखने को मिल जाता था। चांडाल वगैरह कहते थे उन्हें उस समय पर, गुप्ता काल में।
या फिर लेटर वैदिक पीरियड में। अब हम लोग बात करेंगे चोल लिटरेचर के बारे में, यानी कि साहित्य के बारे में बात करेंगे कि साहित्य कैसे फला फूला इनके समय पर। तो हम लोग बात करें कि जो अब चोला राज कर रहे थे, तमिलनाडु साइड पे राज कर रहे थे, तो यहाँ पे साहित्य, धर्म, कला सब में उन्नति प्राप्त की, यानी कि ये सब अपनी पीक पर पहुँच गए थे। बहुत अच्छा लिटरेचर था यहाँ पे। और जो संगम लिटरेचर है उसमें 17 चोला राजाओं के बारे में काफ़ी तारीफ़ें की गई हैं। जैसे कि कुलमुत्रू और कुलमुत्रू, तुंजिया किल्ली, इनके बारे में बात की गई है। तो साउथ इंडिया के मैं पहले ही बता दे रहा, नाम थोड़े, मेरी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी इतनी सही नहीं है साउथ इंडिया के नाम को लेकर। और मैं बता दूं कि इनके जो नाम है वो थोड़े टफ होते हैं। और किसके बारे में लिखा है? कोपरू कोपरू चलन के बारे में लिखा है, क्योंकि इन्होंने भैया पोइट्री वगैरह लिखी हैं। और पट्टनी सॉरी क्या नाम है, पट्टना चिप्पलई के अनुसार, मतलब एक आदमी, उनके अनुसार क्या होता था कि एक जो कवि वगैरह होते थे अपने घर के बाहर एक स्टाफ खड़ा करते थे। अगर कभी कोई अपने घर के बाहर कोई स्टाफ वगैरह खड़ा करे, इसका मतलब ये है कि भैया वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भैया वो चैलेंज दे रहा है सबको, जो भी उसको देखे, भैया आओ कंपटीशन कर लो हमसे, बुद्धिमान अगर तुम हो तो आओ हमसे बहसबाजी करो। तो ये दिखाता था वो। और एक राजा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम क्या था? कारी कलन। कारी कलन क्या करता था, अपने जो पोएट वगैरह होते थे तो उनको सोने की बारिश करवा देता था। और जब जब उसे मतलब बहुत अच्छा अगर डांस मतलब पोएम वगैरह अगर कर रहे होते थे तो बहुत अच्छा सोना लौटा देता था। और दूसरी बात ये है कि जब किसी भी इनके दरबार में कोई कवि वगैरह रिटायर होता था तो ये सब खुद छोड़ने जाते थे, तब भी सोने की बारिश करते थे। और जो कुलू थुंगा चोल थर्ड थे, तो इनके राजकाल में कुंभन बहुत मतलब समृद्धि हासिल की इन्होंने। और इन्होंने क्योंकि एक बहुत बड़ी लिटरेचर महाकाव्य लिखी थी जिसका नाम था राम अवतारम, यानी कि तमिल रामायण के बारे में इन्होंने लिखा था। इसका नाम क्या रखा था? राम अवतारम। तो भैया ये सब हमने देखे इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे चोल लिटरेचर के बारे में, कौन कौन से लिटरेचर वर्क किसने किसने किए हैं। तो मैं नाम बता दूं, नाम बहुत ही बहुत टफ होने वाले हैं, लोग के थोड़े साउथ इंडिया के नाम थोड़े टफ ही होते हैं और लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे नालवेनम पुगलंडी। ये लिखी गई ये लिखी मतलब नावलेवर लिखी गई थी पुगलेंडी के द्वारा। और कम्मन रामायण लिखी गई थी कम्मन के द्वारा। और हम लोग बात करें पेरिया पुराणम लिखी थी किसने? ये लिखी गई थी ये लिखी गई थी सिखलार के द्वारा। और कालीदम लिखी गई थी ये शायद मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे सही में खराब कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग बात करें कालादम लिखी गई थी कालंदर के द्वारा। सॉरी फॉर दैट, पर मेरी प्रोनाउंसिएशन सच में यहाँ पे थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो कलंदर ने लिखी है, कलंदम लिखी है। और हम लोग बाकी अब जो नाम है और ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो एक हमारे जयम कौंडर हैं। तो इन्होंने एक पोयम लिखी है। क्या लिखी है? उसका नाम है कलिंग पुट्रानी। मैं सही से नाम बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर कोई जानता है तो बता दे कमेंट करके। कलिंग गट्टरुबाणी। तो जो भी नाम है ये, तो ये पोयम का नाम है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट और बैटलफील्ड के बारे में बताया गया था, यानी कि कौन सी इन्होंने वॉर के बारे में बताया था, थोड़े बहुत फिक्शन वगैरह कर दिया था और थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट डाले थे। तो अब हमारे जो पुराने राजा हैं कुलू थुंग चोल वन, तो कुलू थुंग चोल वन ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो उसकी ग्लोरी यानी कि उसकी कहानी या कविता के तौर पर इन्होंने ये कविता लिखी थी। किसने? जयम कोंडर ने। जयम कोंडर ने कौन सी कविता लिखी थी? लिखी थी कुलुथुंग चोल वन की युद्ध हुआ था कलिंग का, उसको इलिस्ट्रेट करते हुए इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था क्या? कलिंग गुट्ट पुराणी। और अब हम लोग बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर बुक और ऑथर्स हैं वो हम लोग और देख लेते हैं, बस फिर यहीं पे लचरमा खत्म हो जाएगा। थिरुथक्केदेवर लिखी है किसने? सेवका चिंतामणि ने लिखी है। कोडाल केसी लिखी है
नाथ कुधारन ने लिखी है और रामायण लिखी है कुम्मन ने। ये तो हमने अभी याद कर लिया। तो दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूँ मैं। थिरुथक्केदेवर लिखी है, शिविका चिंतामणि ने लिखी है, कुंडल केसी लिखी है नाथ कुथनार ने, और रामायण लिखी है कुम्मन ने। और पेरिया पुराणम लिखी है किसने? सिक्कलेर ने। और कालिंगा गुट्टुपुराणी लिखी है जैंकॉन्डर ने। थोड़े बहुत और नाम बचे हमारे, वो और देख लेते हैं। मूवरलू ने लिखी है, मूवरलू जो है किताब वो लिखी है किसने? उट्टाकुथर ने लिखी है। और जो नाल वेनम है, वेनवा है, वो लिखी है पुगलेंडी ने। और कालादम लिखी है कालंदर ने। और यप्पे रूलम लिखी है किसने? अमृता सागरा ने। और नानुल लिखी है पावन नदी ने लिखी है। और वीरा सोलियम लिखी है बुद्धा मित्र ने। तो नाम थोड़े डिफिकल्ट जरूर हैं, पर 3-4 बार आप लोग रिवाइज करना तो फिर आ जाएंगे। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ ये वाले नाम। मोवुरुलू लिखी है किसने? उत्तकुथर ने लिखी है। नव वेरनवा लिखी है पुगलेंडी ने। और कालदम लिखी है कालंदर ने। और यप्पा यूरोनोलम लिखी है अमृतसागर ने। और नुल लिखी है पावन नदी ने। और वी सोरेलियम लिखी है बुद्धमित्र ने। तो मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो आप लोग नाम पढ़ के या फिर लिखा हुआ है तो उससे अपने हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेना। तो मेरी थोड़ी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही नहीं हुई, कहीं अगर किसी को गलत लगी तो, क्योंकि मैं कहूँ नहीं तो मेरी स्लैंग थोड़ी इतनी परफेक्ट नहीं बैठ रही है वहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी जो नाम लिखे हैं तो आप लोग खुद याद कर लेना। और यहीं हमारा चोला एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काम का लगा हो, और इसी के साथ हमारी मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स। तो मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।